Hello, my dear student. Welcome to the first lecture of CA Inter Corporate Law. अच्छा सुनो, शुरुआत करने से पहले ये देख लेते हैं कि लेक्चर सुनते समय कि मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये तो बताया ही था कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, क्या स्टेप्स होने वाले, स्टडी प्लान क्या होने वाला है। लेकिन हम सब भूल जाते हैं ना, कितना कुछ पढ़ते रहते हैं दिन में। नोटबुक में हम हमारा स्टडी प्लान लिखने वाले हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द 5 रीडिंग फॉर्म्यूला, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपका पूरा सिलेबस 5 बार रिवाइज करवा लूंगी। वो मैं आपको लिख के दूंगी, बार बार उसको रीड करते रहो जब तक आपके माइंड में फिट नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलो। अच्छा, पहले तो मुझे किन चीजों की जरूरत लगने वाली है वाइल वॉचिंग द लेक्चर। सबसे पहले तो मुझे लगेगी आपकी मेन लॉ बुक, जो हमेशा ये मेन लॉ बुक, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मत लिखना, मैं जो बोलूंगी वही लिखना सिर्फ। मुझे हमेशा आपकी जो मेन लॉ बुक मिली है वो मुझे चाहिए ही चाहिए वाइल वॉचिंग द लेक्चर। भले ही फिर हम कंपाइलर क्यों ना डिस्कस कर रहे हो या मॉड्यूल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो, हमेशा मेन लॉ बुक आपके साथ में, आपके पास में होनी ही चाहिए व्हेन वी वॉच द लेक्चर्स। ठीक है, कुछ भी रिफर करना हो, यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड फाइंड वेयर द प्रोविजन इज। अदरवाइज हम आलस कर जाते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते बाद में देख लेंगे, वो बाद में कभी नहीं आता है। मेन लॉ बुक मुझे हमेशा आपके साथ चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे आपके पास चाहिए इज 3 कलर हाइलाइटर। ठीक है, 3 कलर क्यों? क्योंकि मैं बहुत कुछ हाईलाइट करने वाली हूं। फिर आप बोलोगे कि ये कैसे हाईलाइट करें, वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। 3 कलर हाइलाइटर आपके पास होना ही चाहिए। और कलर्स भी मैं बता रही हूँ, वो डोंट यूज एनी डार्क कलर। हम पूरी बुक में कलर नहीं करने वाले हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए फॉर द एग्जाम, उतना हम करेंगे मार्किंग। ठीक है, आई विल नीड 1 येलो मार्कर। क्यों? क्योंकि मैं भी वही कलर्स यूज करने वाली हूँ। व्हेन आई मेक यू मार्क इन द टेक्स्ट बुक, मैं भी वही कलर यूज करने वाली। तो क्या होगा, आप भी वही कलर यूज करो। आपने वो देखा है मुझे लेक्चर में यूज करते हुए, रिवीजन के टाइम पे वही सब चीजें याद आएंगी। ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। येलो कलर मुझे लगेगा पिंक और ग्रीन। ठीक है, मैं भी यही 3 कलर्स यूज करने वाली हूँ मेरे लेक्चर्स में, येलो, पिंक एंड ग्रीन। अच्छा, मुझे 3 कलर के पेन लगेंगे, 3 कलर के पेन्स। एक ब्लू, एक रेड और एक ग्रीन कलर का पेन। ठीक है, ब्लू, रेड और ग्रीन कलर। तो जब भी आप लेक्चर देखने बैठते हो, आपके पास ये सारी चीजें होनी ही चाहिए फॉर द लॉ लेक्चर। एंड आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, जो एफर्ट हम अभी डाल रहे हैं ना, ये नोट्स बनाने में, उनको कलर कोडिंग करने में, ये सब मैं बोल रही हूँ आपको रिवीजन में इतना काम में आएगा कि आप बोलोगे मैम लॉ मेरा सबसे जल्दी और सबसे पहले रिवाइज करके हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे लगेंगी। अब नोटबुक एक आपके पास होनी ही चाहिए। नोटबुक आई विल नीड, ओके, आई विल नीड 1 नोटबुक। अच्छा, नोटबुक में हम क्या लिखेंगे? नोटबुक में हम चार्ट्स ड्रॉ करेंगे। वैसे मैं आपको दूंगी प्रिंटेबल पीडीएफ, बट हर चीज का नहीं पॉसिबल होगा ना। तो शॉर्ट जो लेक्चर नोट्स हैं वो हम लिख लेंगे। फिर देर आर मेनी थिंग्स विच आई विल मेक यू राइट इन द क्लास। ओके, और जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो भी आप इसी नोटबुक में अटेम्प्ट करो। तो यू कैन डिवाइड योर नोटबुक इनटू 2 पार्ट्स। एक होगा हमारा नोट्स का सेक्शन, दूसरा होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन का सेक्शन। तो क्या होगा, जब आप एग्जाम टाइम पे कुछ भी रिवाइज करने बैठोगे, सब कुछ एक ही नोटबुक में अवेलेबल होगा आपके पास। ऑल राइट, तो एक नोटबुक भी मुझे लगेगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई विल रिक्वायर। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि हमारा जो स्टडी प्लान है, स्टडी स्टेप्स, वो क्या होने वाले। ये आप अपने नोटबुक में लिखोगे। नोटबुक का जो फ्रंट पेज है, सबसे पहला पेज है, वहीं पे आप ये लिखोगे, ताकि जब भी आप नोटबुक ओपन करो तो ये स्टडी प्लान आपके सामने होना चाहिए और बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट एक नोटबुक ले आओ और उसमें ये मेरे साथ प्लान लिखो। ये मेरे स्टडी स्टेप्स है। तो आप हेडिंग दोगे स्टडी स्टेप्स, बहुत ही क्लैरिटी के साथ हम पढ़ेंगे। ये मेरे स्टडी स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 मैं आपको इसी स्टेप्स में पढ़ाऊंगी, और आप जब सेल्फ स्टडी करोगे, जब रिवीजन करोगे, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके रिवाइज करोगे। ओके, पढ़ना भी ऐसे ही है और रिवीजन भी इसी मेथड में करनी है। स्टेप नंबर 1 हम चार्ट्स बनाएंगे। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको मैक्सिमम सेक्शन के चार्ट्स बना के दे दूं, ताकि आपका सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाए और क्विक रिवीजन के लिए आपके चार्ट्स हमेशा रेडी हों। तो स्टेप नंबर 1 हम पहले तो चार्ट्स बनाएंगे। ये मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, वही सेम है। स्टेप 2 जो हमारा होगा, वी विल रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है, रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब
जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब आप ये मेथड क्यों फॉलो करोगे, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से क्यों नहीं रीड करोगे, पहले आप चार्ट्स में से रीड करके पूरा कॉन्सेप्ट की एक आउटलाइन जो है वो याद कर लो। टेक्स्ट बुक में से रीड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारी मार्किंग्स की हुई हैं और वहां पे प्रॉपर सेंटेंसेस में सब कुछ लिखा हुआ है जो आपको एग्जाम में लिखना है। चार्ट्स तो नहीं बनाने ना आपको एग्जाम में, आपको तो पूरा स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक में सेंटेंसेस पढ़ना और उसको याद करना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इज इट ओके इफ वी ओनली रीड एंड देन राइट इन अवर ओन वर्ड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट एग्जामिनर मार्क्स देने के टाइम पे वो लीगल वर्ड्स अगर नहीं मिलेंगे उसको तो किस बेसिस पे मार्क्स देगा, ये भी तो सोचो। इसीलिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं, पॉइंट फॉर्मेट में है, सिंपल लैंग्वेज में है, यू कैन इजीली रिमेंबर देम, ट्राई टू मेमोराइज, तब जाके आपका पेपर थोड़ा लीगल लगेगा विद लीगल लैंग्वेज एंड कीवर्ड्स। तो स्टेप 2 होगा हमारा टू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अच्छा, स्टेप 3 क्या होगा, हम एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो एक मन में तसल्ली हुई, वैसे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कंपाइलर में हैं, बट एक बार ना तसल्ली होती है कि मैंने इंस्टीट्यूट का भी मॉड्यूल पढ़ लिया है, तो उसमें से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आर गिवन नॉट ओनली आफ्टर एवरी चैप्टर बट ऑल्सो ड्यूरिंग द कंटेंट। जो थ्योरी है सेक्शन है उनके बीच बीच में भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए हमारा, कहीं से भी क्वेश्चन आ गया वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो फिर स्टेप 3 होगा हमारा, एक बार मॉड्यूल देख लेंगे, ओपन तो करें भाई। स्टेप 4 क्या होगा हमारा, स्टेप 4 ये होगा कि आप सेल्फ स्टडी करोगे और फिर उसके बाद कंपाइलर के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कंपाइलर क्वेश्चंस आप ट्राई करना कि आप कंपाइलर के क्वेश्चंस पहले खुद सॉल्व करो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार उनको गो थ्रू करके पॉइंटर्स लिख दो, मैं ये सब पॉइंट्स लिखूं। तो वंस यू हैव रिटन दैट देन यू कैन वॉच माय डिस्कशन वीडियोस ऑफ द कंपाइलर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेप 5 जो हमारा होगा, ये हमारा 5 स्टेप वाला है, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सिंपल एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू तो कर ही नहीं सकते जब तक पूरी पोर्शन नहीं कंप्लीट हो जाती, बिकॉज केस बेस्ड एमसीक्यू के लिए यू विल रिक्वायर द नॉलेज ऑफ एंटायर सिलेबस। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे, एक जो क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 1 पे बेस्ड होगा, दूसरा जो चैप्टर 4 पे होगा, फिर तीसरा क्वेश्चन चैप्टर 6 पे होगा, ऐसे जंपिंग हॉपिंग करते रहते हैं, तो बाद में लास्ट में ही करेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरा 5 स्टेप मेरे स्टडी स्टेप्स हो गए। ये हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। इसी सीक्वेंस में आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे, रिविजन भी करोगे, ओके। फिर दूसरी चीज जो हम लिखेंगे दैट इज 5 रीडिंग फॉर्मूला। जो मेरा 5 रीडिंग फॉर्मूला है, 5 रीडिंग फॉर्मूला, 5 रीडिंग फॉर्मूला में मैं आपको एश्योरेंस दे सकती हूं कि लॉ आप 5 बार एग्जाम के पहले रीड कर लोगे। रीड मतलब लर्न भी हो जाएगा आपका, ओके। सबसे पहली बार हम चार्ट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम टेक्स्ट बुक में से रीड करेंगे। तो क्लास में ही आपने एक बार चार्ट्स में वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक बार वो आपका गो थ्रू हो गया। फिर सेकेंड टाइम जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो सेकेंड टाइम आपका गो थ्रू हो गया। तो ये तो हो गया जो हम क्लास में सबसे पहली बार करेंगे। फिर तीसरी जो रीडिंग होगी वो आपकी सेल्फ स्टडी होगी। क्यों? कंपाइलर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। फिर सेल्फ स्टडी के टाइम पे जब हम कंपाइलर क्वेश्चंस करेंगे तो बिफोर कंपाइलर क्वेश्चन, ये हो गई आपकी थर्ड रीडिंग, ये आपकी लर्निंग हो गई, रीडिंग हो गई। फिर फोर्थ जो होगा वो 3 मंथ्स की जो आप रिविजन करोगे ना, रिविजन पीरियड में, ये 3 मंथ्स रिविजन पीरियड में आप लॉ को भी तो टाइम दोगे दोबारा से पढ़ने के लिए। ये तो सब हम ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हैं, चार्ट बुक, टेक्स्ट बुक, फिर जो सेल्फ स्टडी रीडिंग हो, सब ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है। बाद में एग्जाम के 3 महीने पहले जब आप अपनी खुद की एक बार रिविजन चालू करोगे तो तभी एक चौथी रीडिंग हो जाएगी। एंड फिफ्थ रीडिंग विल हैपन 1.5 day ऑफ एग्जाम पीरियड, जो 1.5 दिन मिलता है आपको पढ़ने के लिए, तो उसमें दैट इज 1 day बिफोर द एग्जाम जो आपकी स्टडी होगी। तो इस तरीके से ये 1 day भी हो सकता है, ये 1.5 ले लो या 1 day ले लो, जितना आपको मिलता है आप जैसे कैलकुलेशन कर लो। 1.5 day बिफोर द एग्जाम जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप रीडिंग करो। तो 5 रीडिंग लॉ की, एग्जाम्शन तो पक्का है, मैं बोल रही हूं ना आपको। अच्छा, एग्जाम्शन तो पक्का है, यही बार बार आपको याद कराते रहने आपको। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। जब मैं सीएफए की पढ़ाई करी थी, मैंने लेवल 1 दिया, क्लियर भी किया। वो टाइम पे 39% था वर्ल्ड वाइड, मुझे अभी भी याद है।
तो जब मैंने सीएफए का एग्जाम दिया था ना, मैंने हर टेक्स्ट बुक के ऊपर एक छोटी सी ऐसे चिट बनाई थी और उसको ना सेलो टेप से लगा दिया था। आई विल पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं हो गई। 39% था ओवरऑल रिजल्ट, मैंने बताया ना आपको, वर्ल्ड वाइड 39% था। आई क्लियर्ड इन दैट। पॉजिटिव अफर्मेशंस, बस आपको वही करना है। तो अब आप एक छोटी सी चिट लोगे और लॉ नहीं, हर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक पे लगा दो, आई विल क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आई विल क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जब भी बुक ओपन करो उसके पहले वो पर्ची पढ़ लोगे, आई विल क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। लॉ में तो चाहिए आई विल क्लियर विद एग्जाम्शन, हर सब्जेक्ट में लिख दो आई विल क्लियर विद एग्जाम्शन। एग्जाम्शन तो पक्का है, ठीक है, एग्जाम्शन तो पक्का है, ये लिखो आपके टेक्स्ट बुक में, रोज पढ़ते रहो उसको। एग्जाम्शन तो पक्का है, आई विल क्लियर विद एग्जाम्शन, ये लिख दो आपके टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी जोश के साथ हम अपने कॉर्पोरेट लॉ की शुरुआत करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट लॉ और उसके अंदर हम पढ़ेंगे द कंपनीज एक्ट 2013। अब मैंने यहां पर लॉ वर्ड यूज किया है, मैंने एक्ट वर्ड भी यूज किया है। देयर इज अ डिफरेंस एंड सीए इंटर में आके आपको ये डिफरेंस समझना चाहिए। फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा था मर्केंटाइल लॉ, उसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन वहां पर हमने इतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ा था। यहां पर आपको बेसिक डिफरेंस तो पता होना चाहिए बिटवीन लॉ एंड एक्ट। नाउ लॉ बेसिकली बताता है द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग अ सोसाइटी एंड सिटीजन्स। ठीक है, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा बट इट इज गुड फॉर अवर नॉलेज। आगे जाके आप पढ़ोगे कि द एक्ट वॉज असेंटेड टू, मतलब कंसेंट दिया था बाय द प्रेसिडेंट, देन इट वॉज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये सब प्रोसीजर्स आपको पता होने चाहिए ना। तो कॉर्पोरेट लॉ, लॉ बेसिकली एक बहुत ही जनरल टर्म है, एक बहुत ही वाइड टर्म है। ओके, दिस इज अ वेरी जनरल टर्म, जनरल है ये लॉ। अगर मैं बोलूं तो लॉ में आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गवर्निंग द एंटायर सोसाइटी एंड द सिटीजन। बेसिकली लॉ बनाया जाता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। जैसे हमने लॉ बनाया क्लेनलीनेस का, हमने ट्रैफिक लॉज बना लिए, ओके, रूल्स बना लिए कि भाई आपको ये फॉलो करना ही है। तो लॉज एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है विच आर मेड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। अब लॉ बेसिकली हमको बताता है कि आपको क्या काम करना चाहिए। ओके, वो क्या काम जो है ना, What needs to be done, वो लॉ में लिखा है। अच्छा, बोल तो दिया ये करना चाहिए, लेकिन कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, वो एक्ट में दिया है। ओके, सो द प्रोसीजर, द मेथड, इन शॉर्ट हाउ टू डू इट, कैसे करना है, वो एक्ट में दिया है। अच्छा, अब लिखा है कॉर्पोरेट लॉ में कि आपको फाइलिंग करनी है विद आरओसी, लेकिन वो कैसे करनी है, कौन सा फॉर्म है, या फॉर्म बताएंगे हम, कौन सा फॉर्म है, वो एक्ट में दिया है। तो लॉ एक बहुत ही जनरल वाइड टर्म है, उसको लगाया हुआ है एक स्पेसिफिक गवर्निंग अथॉरिटी ने। देखो, आप और मैं लॉ नहीं बना सकते, वी आर नॉट केपेबल। ऐसा हो सकता है कि हमारी ओपिनियन ली जाए, कि जैसे आईसीएआई ने न्यू स्कीम लाई थी तो बोला था ना कि यस वी आर ओपन फॉर सजेशंस, आप बताओ कि ये स्कीम में आपको क्या चेंजेस चाहिए। वैसे ही लॉ में वो बोलते हैं कि हम ये लॉ लाने वाले हैं, चलो आप बताओ। अब हर सिटीजन से तो पूछ नहीं सकते, इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, ये बनते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो होते हैं मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। वो हमारे मेंबर्स है, वो हमारे बिहाफ पे डेलिब्रेशंस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि ये जो बिल है वो पास होना चाहिए कि नहीं। तो यस, आप और मैं लॉ बनाते नहीं, वी मे पार्टिसिपेट इन दैट। तो लॉ एक कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी बना देती है, बिकॉज दे आर द राइट काइंड ऑफ पीपल जिनके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है। अब रोड पे हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होने चाहिए, क्लीनलीनेस कैसी रखनी चाहिए, ये एक गवर्निंग अथॉरिटी या तो म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है, या आपका स्टेट हो सकता है, या जैसे सेंट्रल में हमने किया स्वच्छ भारत अभियान। तो इस तरीके से कोई गवर्निंग अथॉरिटी होती है जो बताती है कि आपको कैसे प्रोसीजर्स फॉलो करके लॉ, आपको वो लॉ फॉलो करना है। अच्छा, तो आप और मैं लॉ नहीं बनाते, ये कोई गवर्निंग अथॉरिटी बनाती है। लेकिन जो एक्ट होता है ये तभी आता है व्हेन इट रिसीव्स द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसका एक प्रोसीजर है, मैं आपको क्विकली वो प्रोसीजर बता देती हूँ कि
एक्ट जो है वो कैसे बनाई जाती है, क्योंकि उसके एक्ट के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर लगता है। थोड़ा सा उसके पहले थोड़ा डिटेल और बता दूं आपको। मैंने आपको लॉ के बारे में बता दिया कि लॉ एक जनरल टर्म है और वो कैसे होती है, क्या वो बताती है कि हमको क्या करना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज कॉर्पोरेट लॉ। इट मीन्स हम वो लॉज पढ़ रहे हैं जो कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, कॉर्पोरेशंस इन्हें अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट वर्ड बोलता है कि ये ऐसा लॉ है जो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, बिजनेसेस, आप कोई भी नाम ले लो, उन्हें अप्लाई करेगा। ठीक है, ऑल राइट। मैंने इधर नीचे प्रोसीजर लिखा है कि एक्ट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो जो ड्राफ्ट स्टेज होता है उसको हम बिल बोलते हैं। ओके, अ बिल जनरली इट गोज थ्रू वेरियस स्टेप्स बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, इन दैट द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर द लोकसभा और द राज्यसभा। ये चार्ट देखो यहां पर है आपके लिए। फिर सपोज मैंने लोकसभा में एक ड्राफ्ट मतलब मैंने एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो एक्ट बनने में भी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। तो मैंने जो एक बिल है वो इंट्रोड्यूस किया है इन आइदर द लोकसभा और राज्यसभा। मैं अज्यूम कर रही हूं कि मैंने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। फिर वो पब्लिश किया जाएगा इन दी ऑफिशियल गैजेट। लोगों को बताया जाएगा, सुनो ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अब उस पर डेलिब्रेशन शुरू होंगी, आपको भी कुछ बोलना है तो बोल दो। इसके बाद ये जाएगा एक स्टैंडिंग कमेटी के पास। वो स्टैंडिंग कमेटी उसको कंसिडर करेगी, हाँ ये बिल डिस्कस करने लायक है कि भी नहीं, तो उसको वो स्टडी करेगी, वो जनरल डिस्कशंस करेंगे उस पर, फिर डिबेट होगा। ओके, पहले वो देखेंगे कि ये डिबेट करने लायक, ये कंसिडर करने लायक है कि नहीं, फिर उसके ऊपर जनरल डिस्कशंस होंगी, फिर डिबेट करेंगे कि बोलो कौन इसके सपोर्ट में है, कौन अगेंस्ट है, इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लोकसभा ने तो अपना अप्रूवल दे दिया, फिर ये चला जाएगा टू द राज्यसभा, क्योंकि दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जब अपना अप्रूवल दे देंगे तभी मिस्टर प्रेसिडेंट अपना या मिस प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल देंगे। ठीक है, तो फिर ये जाएगा राज्यसभा के पास और सारे स्टेप्स दोबारा से फॉलो किए जाएंगे। वंस इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, फिर वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट जब अपना अप्रूवल दे दे उसके बाद फिर ये एक्ट बन जाएगा। सो बिल को एक्ट बनने में बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में लॉज लाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। आईसीआई ने भी जब ये स्कीम लाई थी तो वो तुरंत सोचा और हम ले आए, ऐसा नहीं था। 1 आध साल लग गया था उनको सब कुछ रेडी करने में, ये देखने के लिए कि वो स्कीम कैसे रिसीव हो रही है लोगों से। सो दिस इज द प्रोसीजर एंड दिस इज हाउ द एक्ट कम्स इनटू फोर्स। चलो, तो हमने ये तो देख लिया कि एक्ट कैसे बनाई जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन उसके पहले कंपनी कोई क्यों फॉर्म करेगा ना, देयर आर सो मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। जैसे वो बंदा प्रोप्राइटरी में भी बिजनेस कर सकता है, पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है, कंपनी फॉर्म में कर सकता है, एलएलपी में भी कर सकता है। व्हाई विल ही चूज द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस? मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं प्रोप्राइटरी में बिजनेस कर लूं या फिर मैं पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, ये सारे ऑप्शंस मेरे पास भी थे। तो मैंने बैठ के सबको एनालाइज किया कि प्रोप्राइटरी में अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो वो एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ बिजनेस का इंप्रेशन देगा। लेकिन अगर मैं लार्ज स्केल में करती हूँ, ऑल इंडिया करती हूँ, मैं मुझे आगे कल को लोन चाहिए, मैं बैंक के पास जाती हूँ या मैं कोई इन्वेस्टर के पास जाती हूँ, तो वो मुझे क्या पूछेगा, आपका क्या बिजनेस है? प्रोप्राइटरी है? उसका दिमाग चलने लगेगा, अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, अकेला बंदा मैनेज कर रहा है। तो वो एक इंप्रेशन जो होती है ना वो बहुत अलग तरीके की होती है। तो मैंने बोला नहीं, प्रोप्राइटरी में तो बिजनेस नहीं करना है। फिर बोला पार्टनरशिप में बिजनेस कर लो। अब पार्टनरशिप में बिजनेस करने जाऊंगी तो मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। फिर मैंने सोचा चलो एलएलपी भी कर सकते हैं, या फिर मेरे पास ऑप्शन था टू फॉर्म अ कंपनी। मैंने डिसाइड किया टू फॉर्म अ कंपनी, क्योंकि मैं आपको कन्विंस कर दूंगी कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू दी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो उसी लाइंस पे मुझे लगा कि पहले एज अ बिजनेसमैन हमें ये तो कन्विंस्ड होना चाहिए कि मेरे लिए क्या टाइप का बिजनेस जरूरी है या क्या मेरे टाइप ऑफ बिजनेस सूटेबल है मेरे लिए। चलो, मेरी ना एक फ्रेंड है लिली। ओके, तो लिली इज अ फैशन डिजाइनर। इसने सोचा है कि
बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का उसको बिजनेस स्टार्ट है, तो फैशन डिजाइनर, तो इसने सोचा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब ये बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि प्रोप्राइटरी में बिजनेस करूं, पार्टनरशिप में करूं या कंपनी फॉर्म करूं। मैंने बोला आ जाओ, हम यहाँ पर सीए बैठे हैं आपको कंसल्ट करने के लिए, तो आ जाओ, हम आपको बताएंगे विच इज द राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर यू। तो लिली हमारे पास आई है एंड शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अस कि बिजनेस उसे अकेले करना चाहिए या पार्टनरशिप में करना चाहिए। तो हम उसको बेसिक एडवाइस से स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में ना मेरे पास एक टेबल है, यहां पर हम कन्विंस कर देंगे उसको कि उसके लिए कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस सूटेबल है। ठीक है, पहले लेकिन उसको बेसिक एडवाइस तो दे दें। तो हम उसको बोलते देख, अगर तू प्रोप्राइटरी में बिजनेस करती है तो तेरे को सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ेगा। अकेले रेडी है तू करने के लिए? नहीं नहीं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैं अकेले कैसे करूं? तो फिर तू एक काम कर, तेरे पास एक और ऑप्शन है पार्टनरशिप में बिजनेस करने का। तो हम उसको एडवाइस कर रहे हैं कि तू पार्टनरशिप में बिजनेस करे, तेरे कोई फ्रेंड्स हैं क्या? तो शी सेड हाँ, मेरे कॉलेज के ऐसे मेरे जैसे फैशन डिजाइनर फ्रेंड्स है। तो हमने बोला बढ़िया बात है, उनको फोन कर, उनको पूछ। तो लिली ने अपने एक फ्रेंड को फोन किया और पूछा कि क्या तू मेरे साथ बिजनेस करना चाहेगा। उसने बोला यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तू रुक एक मिनट, अपना एक और फ्रेंड है ना उसको भी पूछ लेते। अरे क्या हो गया, अपना एक और फ्रेंड है उसको भी पूछ लेते हैं, वो भी इंटरेस्टेड होगा। उसने कहा अरे मेरी एक फ्रेंड है उसको पूछ लेते हैं, हम साथ में बिजनेस करेंगे, द मोर द मेरियर। तो ये सब लोग इंटरेस्टेड हैं उसके साथ बिजनेस करने के लिए। तो हमने बोला चलो ठीक है, अब देखते हैं कि आप सबके लिए कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस सूटेबल है। प्रोप्राइटरी बिजनेस तो अकेला होगा जो लिली को करना नहीं है। हमने बोला ठीक है, फिर तेरे पास एक और ऑप्शन है कि तू पार्टनरशिप में बिजनेस कर ले। लेकिन पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए यू नीड टू वर्क विद लाइक माइंडेड पीपल, क्योंकि पार्टनर क्या है, इट इज अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो क्या ये लाइक माइंडेड है? हाँ, सब सेम ही कॉलेज के हैं, सब फैशन डिजाइनर्स ही हैं, सबको बिजनेस करना है, सब इंटरेस्टेड है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं की, ये लाइक माइंडेड पीपल है। तो एक ऑप्शन हम इनको दे रहे हैं पार्टनरशिप का, दूसरा हम ऑप्शन दे रहे हैं तुम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी कर सकते हो। तो हमने इन चारों को अपने ऑफिस में बुलाया, उनको बिठाया और अब हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनके बिजनेस के लिए, उन चारों के लिए कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सही है। चलो तो शुरुआत करते हैं प्रोप्राइटरी से। हम उनको बताना तो पड़ेगा ना, कंपैरिजन तो करवाना ही पड़ेगा। तो हम उनको बोल रहे थे देखो, प्रोप्राइटर में ना मिनिमम 1 मेंबर होता है, मैक्सिमम 1 ही होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होते हैं बताओ? मिनिमम वी नीड 2 पार्टनर्स, तो ये तो 4 हैं, वो मेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। और हम इनको इन्फॉर्म कर रहे देखो, पार्टनरशिप में अगर तुम बिजनेस करने का सोच रहे हो तो मैक्सिमम सिर्फ 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ये दिया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में। मैक्सिमम नंबर कभी भी पार्टनरशिप में दिया ही नहीं था, इट वॉज ऑलवेज मेंशन इन द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में बताया है कि आप मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रख सकते हो। अगर 50 से ज्यादा हो गए यू विल हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ कंपनी, नहीं करोगे तो हम आपको इलीगल एसोसिएशन मानेंगे। अच्छा, फिर हमने उनको इन्फॉर्म किया कि देखो आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है वो भी कर सकते हो। 2 तरीके की कंपनीज होती हैं, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 मेंबर्स की, पब्लिक में मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7 की। प्राइवेट में मैक्सिमम हो सकते हैं 200 मेंबर्स और पब्लिक में देयर इज नो लिमिट, तो यहां पर अनलिमिटेड। ठीक है, अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हम उनको एडवाइस दे रहे हैं, आप लोग सोच लो, प्रोप्राइटरी में लो कैपिटल के साथ भी आप बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपको मीडियम टाइप का कैपिटल लगेगा, और अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहते हो तो वहां पर आप हाई कैपिटल रेज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो उसमें अनलिमिटेड लोग होते हैं, तो हाई कैपिटल रेज करने का चांस है। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हाई हो सकता है, कैन बी हाई मैं लिख देती हूं। ओके, आप बहुत सारा पैसा रेज कर सकते हो। शुरू करने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 500 रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप कितना रेज कर पाओगे? बहुत रेज कर पाओगे, हाई कैपिटल रेज कर पाओगे, कैन बी रेज्ड। ठीक है, हाई कैपिटल कैन बी
रेज्ड। व्हाट इज द कैपिटल नोन एज, जस्ट हमारे नॉलेज के लिए, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल, इसे हम बोल देते हैं पार्टनर्स कैपिटल, और इसे हम बोलते हैं, मैं इंक चेंज कर देती हूं, शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल? कैपिटल मीन्स मनी, ठीक है, कैपिटल मीन्स मनी। अब जैसे ये मेरे 4 फ्रेंड्स आए हैं ना, लिली और उसके फ्रेंड्स, तो ये जो भी पैसा डालते हैं बिजनेस में, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो मान लो कि ये लोग 5 लाख रुपए डाल रहे हैं, सब मिला के 4 लाख ले लेती हूं ताकि इजीली वो डिवाइड हो जाए। ये लोग 4 लाख डाल रहे हैं, 1-1 लाख सबने डाला, 4 लाख डाला उन्होंने बिजनेस में, दिस इज देयर कैपिटल। फिर लिली बोलती है मेरा कितना हिस्सा है इसमें, हम बोलते हैं 1 लाख तेरा शेयर है, इसका भी 1 लाख शेयर है, इसका 1 लाख शेयर है। तो आपका इस कैपिटल में कितना हिस्सा है, दैट इज नोन एज शेयर। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने तुम्हें पैसा दिया, कंपनी हम तुम्हें पैसा दे रहे, कुछ प्रूफ तो दो कि हमने तुम्हें पैसा दिया। तो कंपनी बोलती है कि तुम मेरे से शेयर ले लो, और उसी को दिखाने के लिए पहले देते थे शेयर सर्टिफिकेट। अभी भी प्राइवेट कंपनीज शेयर सर्टिफिकेट दे सकती हैं, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, बट पब्लिक कंपनीज डीमैट फॉर्म में देती है। लेकिन वो एक प्रूफ तो रहता है कि मैंने जितना डाला है ये मेरा हिस्सा है, ये मेरे पास प्रूफ है कि इतना मेरा शेयर है इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो इनको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। अच्छा, ओनर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोप्राइटर। ये होता है मेरा प्रोप्राइटर, ये होता है मेरा पार्टनर, और कंपनी में हम उसे बोलते हैं शेयर होल्डर। मैंने आपको बताया था शेयर क्या होता है, ये सब मैं टाइम पास के लिए नहीं करा रही हूं, ये आपको आगे जाके यूनिट जो हमारा चैप्टर 3 है, शेयर एंड शेयर कैपिटल, उसमें ये सारे बेसिक्स काम आने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनना। इसे बोलते हैं हम शेयर होल्डर। क्यों? बिकॉज ही होल्ड्स शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब आपको समझ में आ गया, कैपिटल मतलब पूरा मनी, उसमें मेरा हिस्सा कितना है, दैट इज माई शेयर, मैं वो होल्ड करती हूं, इसीलिए मुझे बोला जाता है शेयर होल्डर। लायबिलिटी की अगर हम बात कर ले तो ये तो मेन पॉइंट है। प्रोप्राइटरी बिजनेस में आपको तो पता ही होगा, द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। जो बिजनेस का है वो उस प्रोप्राइटर का है, जो प्रोप्राइटर का है वो बिजनेस का है, कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है, उसके पर्सनल एसेट्स भी लायबल हो सकते हैं। लेकिन एज फार एज पार्टनरशिप इज कंसर्न, इसमें आ जाएगी जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। इसका मतलब है I am liable not only for my share but also for share of others, क्योंकि liability joint है, several है और unlimited, यहां पर भी मेरे पर्सनल एसेट्स लायबल हो जाएंगे। लेकिन कंपनी में सबसे बेस्ट फीचर है, मैं बताऊं आपको, सबसे बेस्ट फीचर है कंपनी का, दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड। यहां पर हो सकती है लिमिटेड बाय शेयर्स, या हो सकता है लिमिटेड बाय गारंटी। ये कुछ न्यू टर्म्स नहीं है, ये आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा ही होगा। लिमिटेड बाय शेयर मतलब क्या? मान लो कि मेरे शेयर का फेस वैल्यू है 10, ठीक है, मेरे शेयर का फेस वैल्यू है 10, मैंने उसमें से 4 रुपीज पे कर दिए हुए हैं, तो अब मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? सिर्फ 6 रुपीज। कैन बी टेल अरे यार हमको थोड़े और पैसों की जरूरत है तो 2 रुपीज और ले आना, नहीं, जितना मेरा फेस वैल्यू उतनी ही मेरी लायबिलिटी। शेयर होल्डर से मुझसे ज्यादा नहीं मांग सकते। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में द पर्सन ही प्रोमिसेस टू कंट्रीब्यूट सम मनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो वो गारंटी देता है इतना पैसा मैं लेके आऊंगा, उतना ही लाएगा, उससे ज्यादा हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कहना इसे कि पर्सनल प्रॉपर्टी जाने का कोई इधर टेंशन ही नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी का कोई रिस्क नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इज बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन इन केस ऑफ प्रोप्राइटर? कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बोथ आर द सेम। पार्टनरशिप में नो सेपरेट लीगल स्टेटस, लेकिन कंपनी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, यस देयर इज सेपरेट लीगल स्टेटस, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, याद है, कॉर्पोरेट वेल, ये वही है, दैट कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कैन आई होल्ड द मेंबर्स लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द कंपनी? नो,
कैन वी होल्ड द कंपनी लायबल फॉर एक्ट ऑफ मेंबर्स? नो, दोनों अपने अपने एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी ने लोन ले लिया है, वो रीपे नहीं कर पा रही है, तो कैन वी टेल द मेंबर्स भाई तुम रीपे कर दो? कंपनी एसेट्स भी तेरे, लाइबिलिटीज भी तेरी, पैसा भी सब तेरा ही है, ठीक है? तो जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो सब कंपनी का है। कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, केस भी कंपनी के नाम पे होता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, कॉर्पोरेट वेल है ये। मैनेज कौन करता है? प्रोप्राइटरी में खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। मतलब भैया तैयार हो जाओ, अगर आप प्रोप्राइटरी में बिजनेस कर रहे हो तो तैयार हो जाओ, खुद ही काम करना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स को ही करना पड़ता है, तो पार्टनर्स को ही करना पड़ता है। मतलब यहां पर भी हमें तैयार होना चाहिए कि भाई अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो खुद ही काम करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, मेंबर्स अपना काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देते। मेंबर्स बोलते हैं मैंने पैसा दिया है ना, मैनेज तू कर ले। मेंबर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो सकता है, जैसे मेरे कंपनी है, मैं मेंबर हूं और मैं डायरेक्टर भी हूं, तो काम मैं ही करती हूँ, पैसा भी मैंने ही डाला है, काम भी मैं ही कर रही हूँ। तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट करते हैं। यहां पे मेंबर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड देख लेगा। दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड ना, बोर्ड ज्यादा क्वालिफाइड है, डायरेक्टर ज्यादा क्वालिफाइड है टू मैनेज अ कंपनी। हम तो पैसा डाल रहे हैं, हम तो बिजनेस को मैनेज करने के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम देख लो। अच्छा, कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट है, प्रोप्राइटर अपने साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, तो इधर कोई कुछ भी नहीं है, नहीं। अच्छा, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, होती है ना पार्टनरशिप डीड, ठीक है? पार्टनरशिप डीड होती है ना, ओरल राइटिंग कैसे भी चलेगा, बहुत फ्लेक्सिबल है। डीड में लिखा होता है कि पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज क्या है, उनके राइट्स क्या है, उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा कि नहीं, उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, एक्सेट्रा। कंपनी में दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। मेमोरेंडम में लिखा होता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है और वो कैसे करना है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है वो लिखा होता है। तो ये रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं यहां पर। और मेमोरेंडम बेसिकली आपको स्कोप बताता है कि आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है? स्कोप बताता है कि आप क्या काम कर सकते हो और वो कैसे करना है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो आर्टिकल्स में दिया होता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, ये तो रजिस्टर भी करने पड़ते हैं आरओसी के साथ में। इफेक्ट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी। अच्छा, पर्सन डाइड, प्रोप्राइटर है ना, ही डाइड, अभी क्या करें? खत्म, बिजनेस खत्म, सब खत्म, बिजनेस कम्स टू एन एंड। यहां पे लिख देती हूं, बिजनेस कम्स टू एन एंड। आप मुझे पूछोगे मैम उसका बेटा होगा, वो कंटिन्यू करना चाहता है, तो कर सकते हो, लेकिन प्रोप्राइटर के बिना बिजनेस खत्म ही हो जाता है। हाँ, वो फिर उसका बेटा करे, फैमिली मेंबर में से कोई भी करे, वो एक ऑप्शन है, कोई भी नहीं हुआ तो खत्म। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या होगा? पार्टनरशिप में पार्टनर डाइज तो डिसोल्यूशन तो होगा ना, डिसोल्यूशन तो होगा। आइदर ऑफ द फर्म हो सकता है या सिर्फ पार्टनर्स का हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर पार्टनर्स हैं, चार पार्टनर्स हैं, तो उसमें से वन डाइज, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होगा ही ना। अच्छा, दो ही पार्टनर है, एक पार्टनर डाइज, एक अकेला बिजनेस नहीं कर सकता, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। बट डिसोल्यूशन तो होता है ना, बिजनेस पे फर्क तो पड़ता है ना, अफेक्ट तो होता है ना बिजनेस। कंपनी मेंबर्स डाई, मेंबर्स बिकम इंसॉल्वेंट, इनसेन हो जाते हैं, क्या कंपनी को कभी भी कुछ भी फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है वो कंटिन्यू होती है टिल इट इज वाउंड अप, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी कंटिन्यूज टिल वाउंड अप। आपको पता है इस फीचर को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? दैट मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी कंटिन्यूज टिल इट इज वाउंड अप, ये परपेचुअल सक्सेशन का फीचर है। अच्छा, अब एडवाइस देने का टाइम आ गया बच्चों। मुझे लिली को एडवाइस देना और उसके फ्रेंड्स को भी कि उनके लिए कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस सूटेबल है। तो हम उनको ना सबका बेनिफिट बता रहे हैं, फीचर्स तो हमने सारे ही बता दिए। अब हम उनको बताएंगे कि देखो, अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करते हो तो उसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स आ सकते हैं आपकी प्राइवेट कंपनी में।
पार्टनरशिप में तो लिमिट हो जाता है 50 का, आप कल को एक्सपैंड करना चाहते हो तो 200 मेंबर्स के साथ कर सकते हो। फिलहाल तो मेरे वो 4 ही फ्रेंड्स है ना, वो पब्लिक कंपनी तो इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कर भी लेते हैं, 7 फ्रेंड्स को ले भी आते हैं, तो उसमें अनलिमिटेड नंबर तक जा सकते हैं। मतलब जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा आएगा कंपनी में। कैन बी रेज वेरी हाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लाइबिलिटी भी कंपनी की होती है लिमिटेड, मतलब आपको अपने पर्सनल एसेट्स जाने का कोई टेंशन ही नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स ऑफ द कंपनी, बेस्ट फीचर है ये तो। मैनेजमेंट करने की भी चिंता नहीं है आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो काम कर लेगा, आप सिर्फ पैसा दो और रिलैक्स करो। मेमोरेंडम आर्टिकल्स, देखो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना तो सब तरीके से चलते हैं, क्योंकि कोई रूल्स ही नहीं होते हैं टू गवर्न, तो फिर सब गड़बड़ हो जाती है। फिर प्रोपराइटर भी अपने मर्जी से बिजनेस करता है, आज उसने किसी को क्रेडिट दे दिया, कल बोला नहीं देते हम क्रेडिट, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। प्रोपराइटर अपनी मर्जी से बिजनेस करता है। डीड में भी रिटन और होना कंपलसरी नहीं है, यहां पर तो डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से सब तरीके से चलते हैं। वेरी गुड, ये तो होना ही चाहिए। इफेक्ट ऑफ डेथ है ही नहीं, परपेचुअल सक्सेशन का फीचर है, मेरे को टेंशन ही नहीं है कि इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, मेरे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यार ये तो बहुत बेस्ट फीचर्स है, मुझे तो कंपनी फॉर्म में ही सारे बेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं। तो हमने लिली को एडवाइस किया, देख लिली सुन, तूने देख ही लिया होगा ना कि कंपनी फॉर्म में काफी सारे बेनिफिट्स हैं, तो सोच ले देखो पार्टनरशिप में बिजनेस करना है या कंपनी में करना है। हम उसको ये भी बताते हैं एलएलपी भी एक तरीके का बिजनेस है जिस विच कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो देख देखो अभी दोनों के फीचर्स पता चल गए, तू एलएलपी भी बना सकती है। तो हम उसको एडवाइस कर रहे हैं। फाइनली लिली ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक कंपनी ही फॉर्म करने वाली है अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ में। तो ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया है दैट शी इज गोइंग टू, ये आपको लिखना है, मुझे नहीं लगता जरूरत है, ठीक है। तो उसने डिसाइड कर लिया है कि वो एक कंपनी फॉर्म करने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिली, लेकिन इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, धीरे धीरे हम उसको बताएंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स फाइनली शी हैज डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। आपको पता है कंपनी जो वर्ड है ना, वो एक्चुअली में बना है 2 वर्ड से, 2 लैटिन वर्ड्स हैं ये। क्या आपको ये पता था? कंपनी में जो 2 वर्ड्स है, कम और पानी, इधर लिख देती हूं, कॉम और पानी, ये देखो। कंपनी जो वर्ड है ये इन 2 वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है। द वर्ड कॉम मीन्स विथ और टुगेदर, इसका मतलब होता है विथ या टुगेदर। और पानी जो होता है उसका मीनिंग होता है ब्रेड। है ये क्या कोई कुकिंग शो चल रहा है क्या? ब्रेड कहां से आ गया यहाँ पे? अच्छा, इन द लेजरली पास्ट, लेजरली पास्ट मतलब ऐसा टाइम जब बिजनेस तो था ही, साथ में पर्सनली भी हम बहुत इंजॉय करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस था। आजकल तो क्या है, काम ही काम है और कुछ नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जब लोग काम भी करते थे, एंजॉय भी करते थे। तो इन द लेजरली पास्ट, जब बिजनेस छोटा हुआ करता था, ज्यादा लोग नहीं थे, तो इन द लेजरली पास्ट बिजनेसमैन वुड कम टुगेदर एंड डिस्कस बिजनेस ओवर अ मील। जैसे समझ लो ना, एक छोटा सा टाउन है, वहां पर एक मेला ऑर्गेनाइज किया, तो जितने भी मेल बिजनेस, पहले पुराने जमाने में तो वैसे ही होता था, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स तो अभी आए हैं, तो वो टाइम पे जितने भी मेल मेंबर्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे, वो एक साथ आ जाते थे एंड दे वुड डिस्कस बिजनेस ओवर अ मील। दैट गेव राइज टू अ कंपनी। डिस्कसिंग मतलब कमिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग बिजनेस ओवर अ मील। अभी आजकल भी तो ऐसे ही होता है ना। अब देख लो ना, लिली को अपने फ्रेंड्स के साथ में बिजनेस करना था, तो उसने सबको कॉल किया, क्या कर रहा है तू अभी? अच्छा एक काम है ना, चल ना कॉफी पे मिलते हैं, या आज ना लंच पे मिलते हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते चलो लेट्स हैव अ लंच मीटिंग, और उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि देख सोच, मैं ना सोच रही हूँ कि अभी हम फैशन डिजाइनर्स हैं, तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं यार, क्या बोलता है तू? तो इस तरीके से नाउअडेज ऑल्सो बिजनेसेस आर डिस्कस्ड ओवर अ मील। कितने सारे बिजनेस लंचेस होते हैं, ब्रेकफास्ट होते हैं। दैट इज नथिंग बट अ कंपनी। बट आपको क्या लगता है आजकल हर बिजनेस डिसीजन मील पे लिया जाता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए आज के जमाने में एक बहुत ही कॉर्पोरेट और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस आ गया है, जिसे हम बोलते हैं कंपनी। तो आज की जो कंपनी होती है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड,
स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी। अगर मैं आपको एक छोटी सी इक्वेशन दूं जस्ट टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी इज नथिंग बट एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एओपी भी बोलते हैं, ये आप टैक्स में भी पढ़ोगे। एओपी, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों में क्या फर्क होता है? एओपी इज नथिंग बट एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और बीओआई में जस्ट आपके नॉलेज के लिए लिख रही हूं यहां पर, बीओआई क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। पर्सन होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें लिविंग एंड आर्टिफिशियल दोनों ही आ जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल में सिर्फ लिविंग ही आता है। ओके, दैट इज द डिफरेंस। तो हमारी जो कंपनी है वो पर्सन है, लेकिन है तो वो आर्टिफिशियल, क्योंकि डजंट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन। इसीलिए हम कंपनी को एसोसिएशन ऑफ पर्संस बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं बोलते। तो एसोसिएशन ऑफ, अब मैं ये इरेज कर दूं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे काम का नहीं है, वो सिर्फ आपको बताने के लिए था कि इंडिविजुअल मतलब वो लिविंग ही होना चाहिए। और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पर्संस मतलब लिविंग या आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। लिविंग मीन्स यू टेक बर्थ, आर्टिफिशियल मीन्स यू आर क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो एक कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे साथ में आना पड़ेगा, मैं अकेले तो कंपनी नहीं बना सकती। मुझे, हाँ आप बोलोगे मैम ओपीसी, हाँ वो अभी आया है ना, मैं ट्रेडिशनली बात कर रही हूँ, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, ओपीसी तो अभी आया है कॉन्सेप्ट। तो कंपनी क्या होती है? विद और टुगेदर, देखो टुगेदर उसमें वर्ड में ही है, ये ओपीसी तो बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट है, बट विद और टुगेदर मतलब एक से ज्यादा ही होंगे ना। तो एसोसिएशन में लोग एक साथ आते हैं, बस ऐसे ही मन किया हम आ गए एक साथ। अब बस स्टॉप पे भी तो कितने लोग बैठे होते हैं, क्या वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस माने जाएंगे? क्या वो कंपनी है? ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, दे हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही चार लोग बैठे हैं, दे आर नॉट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वो एसोसिएशन कब माने जाएंगे? व्हेन दे हैव कम टुगेदर विद सम कॉमन ऑब्जेक्ट, तब हम उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्संस मानेंगे। ओके, अच्छा अब लिली और उसके फ्रेंड्स का क्या कॉमन ऑब्जेक्ट था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स। तो जब एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस आ जाती है हैविंग कॉमन ऑब्जेक्ट्स, मैं हैविंग वर्ड लिख दूं यहां पर इंस्टेड ऑफ प्लस, तो बेटर रहेगा ना। हैविंग कॉमन ऑब्जेक्ट, तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैविंग कॉमन ऑब्जेक्ट, जब वो एक साथ आ जाते हैं तब बन जाती है एक कंपनी। आप इसे बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हो, ठीक है, इसे बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हो। कंपनी होती तो बॉडी कॉर्पोरेट है, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 11 जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट? ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा इन द पास्ट, कभी उसका डिफरेंस ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, तो वो हम करेंगे बाद में। तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैविंग कॉमन ऑब्जेक्ट, व्हेन दे कम टुगेदर इट फॉर्म्स अ कंपनी। अब लिली और उसके 3 फ्रेंड्स ने ये कंपनी फॉर्म कर ली है, किसी को पता चला क्या? किसी को पता चला इसके बारे में? अब आप बोलोगे मुझे तो सारी राइट्स चाहिए ऑफ अ कंपनी, मैं मेंबर हूं, तू डायरेक्टर है, किसी को पता है क्या इसके बारे में? नहीं ना। तो लॉ बोलता है कि जब आप खुद एक साथ आ जाते हो तो इसे हम कंपनी नहीं बोलेंगे, इसे आपको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। कैसे देंगे? रजिस्ट्रेशन करवा के ना। किसके पास? आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसको रजिस्टर करवाओ, किसके पास जाएंगे हम? विद आरओसी। तब जाके हम इसे एक कंपनी मानेंगे हैविंग लीगल स्टैंडिंग इन द आईज ऑफ लॉ। तो ये स्टेप हमने एक और ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैविंग कॉमन ऑब्जेक्ट, जब आप उसको रजिस्टर करवा लेते हो उसका एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आ जाता है, इट इज अ कोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट, वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बोल सकते हो। तब जाके फाइनली बनती है हमारी कंपनी। ये जो रजिस्टर मैंने वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि इसका एक पूरा प्रोसीजर है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी में हम ये पढ़ने वाले हैं।
In the very first unit, we are also going to study about memorandum, articles, promoters, incorporation of company. तो जो भी मैं अभी आपको सिखा रही हूँ उस सबके पीछे एक मोटिव है कि ये सारे वर्ड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आगे कहीं ना कहीं पे तो यूज होने ही वाले हैं. तो कंपनी क्या होती है? व्हेन लाइक माइंडेड पीपल, जो एक ही जैसा सोचते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ एक साथ आते हैं टू कैरी ऑन सम बिजनेस, उसे हम बोलते हैं कंपनी. ठीक है, तो कंपनी वर्ड मैंने आपको बता दिया. एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैविंग कॉमन ऑब्जेक्ट, रजिस्टर करवा लो, इट बिकम्स अ कंपनी. अच्छा, तो यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो अभी मुझे आपकी टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी. जो अपने नोट्स हैं वो ले आओ. चलो, नोट्स हैं वो ले आओ, आपके पास होंगे ना. मैंने बताया था आई नीड नोट्स. तो जो मेरा है एक्ट वो है द कंपनीज एक्ट 2013. कुछ कट तो नहीं हो रहा, देखने दो, जस्ट लेट मी चेक. तो हमारा जो एक्ट है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013. ये एक्ट क्यों बना था, क्या पर्पज से बना है? कंपनीज एक्ट पहले तो था 1956, फिर क्या जरूरत थी 2013 लाने की? कितना पुराना एक्ट था 1956. उसके बाद तो कितने सारे चेंजेस हो गए थे हमारे इकोनॉमी में, कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी एकदम से एक्सपैंड हो गई. अब आप सोचो, कभी आपने सोचा था कि आप इंपोर्टेड चीजें यूज करोगे इंडिया में? अब तो आप कोई भी शॉप में बोल दो, हाँ ये अमेरिका से लाई हुई है, ये यूरोप की है, ये फ्रांस की है, ये चाइना की है. इतना सब कुछ इजीली अवेलेबल है. अगर इतना सब कुछ अवेलेबल है तो उसके रूल्स भी तो लगेंगे ना. तो लेट्स गो थ्रू द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस एक्ट. क्या ये एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा, बट क्या मुझे पढ़ना चाहिए? नॉलेज तो होनी चाहिए ना. सो व्हाट इज द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द एक्ट? देखो, द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ वर इंडिस्पेंसिबल. अब सुनो, फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मुझे आपको इंस्ट्रक्शन तो देने ही पड़ेंगे. फर्स्ट लेक्चर है. मैंने आपको बताया था मुझे 3 कलर के हाइलाइटर्स चाहिए, मुझे 3 कलर के पेन चाहिए व्हेनेवर यू सिट फॉर द लेक्चर. नोटबुक साथ में होनी चाहिए. अब मैं आपको अपने टेक्स्ट बुक में ही नोट्स लिखवाऊंगी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए. हम बहुत कुछ हाईलाइट करने वाले हैं, तो प्लीज आपके नोट्स, पेन, हाईलाइटर सब एक साथ होना चाहिए. द चेंजेस वर इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल मतलब अनअवॉइडेबल था, वो तो होना ही था, इनएविटेबल था. कि इंडिस्पेंसिबल मतलब इट वॉज अनअवॉइडेबल, वो तो करना ही था. क्यों करना था मुझे? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. कितना कुछ चेंज हो गया, ट्रेड एक्सपैंड हो गया, हम एक्सपोर्ट करने लग गए, इंपोर्ट करने लगे कितनी चीजें. तो 1956 के बाद सिनेरियो भी तो चेंज हुआ है, तो मुझे मेरा कंपनीज लॉ भी चेंज, कंपनीज एक्ट भी चेंज करना ही पड़ा. ट्रेड ग्लोबल हो गया, अकाउंटिंग भी अभी IFRS के हिसाब से हो गई, तो अभी अकाउंट्स चेंज करो, उसके पहले लॉ चेंज करना पड़ेगा. इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी. सब कुछ ग्लोबल हो गया, अकाउंटिंग IFRS के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो गया, उसके पहले मुझे लॉ चेंज करना पड़ेगा. अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन लॉ, पहले लॉ बनता है फिर अकाउंटिंग होती है. कंपनीज एक्ट का एम क्या है अभी हम हाईलाइट करेंगे. टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आप ये हाईलाइट करो मेरे साथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स मैनर, थोड़ा जूम कर लेती हूं, मैनर in which a company is managed. governed भी बोल सकते हैं. Okay, it is the manner in which a company is managed or governed. जैसे मैं चाहती हूं कि मेरी कंपनी बहुत अच्छे से मैनेज हो, तो लॉ ने बोल दिया, हम बताते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, कमिटीज होनी चाहिए, एंड रिपोर्ट्स बनाओ, ये डिस्क्लोज करो. तो सब कुछ मुझे कंपनीज एक्ट ने ही बताया है किस तरीके से मुझे कंपनी मैनेज करनी है, कितनी बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए, ये सब लिखा है उधर वहां पर. कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके इन चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. इट वॉज टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस. झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया, सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया इन्होंने, झूठ बोल रहे हैं. स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स. माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? मेरे पास इन्फोसिस के 5 शेयर्स हैं, कोई बड़ा काम नहीं किया है मैंने, सिर्फ 5 ही शेयर्स है मेरे पास में. आई एम अ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, कोई मेरा सुनता नहीं. क्यों? क्योंकि 5 ही शेयर्स है ना,
कोई मुझे पूछता ही नहीं रेजोल्यूशन में, सब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स डिसीजन लेके खत्म कर देते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला नहीं चलेगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी ओपिनियन मैटर करता है। देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस जिसमें अब आपको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लगेगा। इससे उन्होंने ग्रीन मेलिंग स्टार्ट कर दी। मैंने ब्लैक मेलिंग सुना था, ये ग्रीन मेलिंग क्या होता है? मेरे अप्रूवल के बिना तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे ना, पैसा दो, अप्रूवल लो, सिंपल। तो ग्रीन मेलिंग स्टार्ट कर दी। तो गलत है, मतलब दुनिया में टेढ़ा सोचने वाले कितने लोग हैं सोचो। एक तो तुमको हम राइट्स दे रहे हैं, ऊपर से तुम बोल रहे हो नहीं तू पैसा देगा तो हम अपने अप्रूवल है, क्योंकि मालूम है कंपनी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो ग्रीन मेलिंग स्टार्ट कर दिया। अच्छा, टू लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। अब इसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है टू लेजिस्लेट। ओके, टू लेजिस्लेट, ये पिंक है जो रेड के जैसे दिखता है बट है वो पिंक। मैंने आपको बोला था 3 कलर्स चाहिए मुझे, येलो, पिंक एंड ग्रीन। तो टू लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। अभी विसल ब्लोअर क्या होता है? ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। इंग्लैंड में क्या होता था कि पुलिसमैन जब रोड पे खड़ा है और उसको दिखता है कि कुछ भी गलत हो रहा है, वो जोर जोर से अपनी विसल ब्लो करता था टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पासर बायर्स। अरे देखो उधर कुछ गलत हो रहा है, उसको रोको, मैं आ रहा हूं तब तक। विसल ब्लोइंग इन केस ऑफ कंपनी, आपको लगता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, बता दो हायर अथॉरिटीज को। लिस्टेड कंपनी है, जाओ सेबी के पास कंप्लेन कर दो, या आप आरओसी को ईमेल लिख दो, या अगर आपको लगता है मैनेजर कर रहा है जाके डायरेक्टर को बता दो। अब ऐसे लोग होते हैं ना, हम इनको बोलते नहीं जाके लीक कर दिया, इसने बता दिया ये गद्दार है, ऐसे बोलते हैं ना हम उनको, ये गद्दार है, जाके बता दिया, अपने कॉलीग्स के बारे में नहीं सोचा। तो फिर उसको रिडिक्यूल करने लग जाते हैं, उसको कुछ गलत सलत बोलने लग जाते हैं, उसको हम डिमोट भी कर सकते हैं, क्योंकि है तो बेचारा लोअर अथॉरिटी वाला, उसने हायर अथॉरिटी को क्या सब मिले हुए थे, उसको निकाल भी सकते हैं, उसकी सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं, उसको डिमोट कर सकते हैं, उसको रिडिक्यूल कर सकते हैं। रिडिक्यूल मतलब उसका मजाक उड़ा सकते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं। लॉ ने बोला नहीं कर सकते। कुछ ऐसी कंपनीज हमने अभी बनाई है, ये कवर किया है उन्होंने सेक्शन 177, ये आपको नहीं है सिलेबस में। 177 ऑफ कंपनीज एक्ट में इसके बारे में हमने अभी रूल्स बनाए हैं कि भाई देखो तुम उसको निकाल नहीं सकते, उसको डिमोट नहीं कर सकते, उसकी सैलरी रिड्यूस नहीं कर सकते, वो सब लिखा है हमने अंडर सेक्शन 177। तो ऐसी सडन कंपनीज है जिन्हें विसल ब्लोइंग पॉलिसी बनानी पड़ती है कि आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे विसल ब्लोअर्स को, उसकी आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो वो सब अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया, विच आई पर्सनली फील कि ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा मूव है। बहुत बार बताने की जरूरत नहीं होती है, आप अनोनिमसली भी डाल सकते। जैसे मैं जहां जो कंपनी में काम करती थी ना, वहां पर ना एंट्रेंस पे एक बॉक्स था, सजेशंस, कंप्लेन्स, उधर आते जाते एक चिट्ठी डाल दो, अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बट कंप्लेन कर दी हमने। अभी आजकल तो ऐसा हो गया मैम सीसीटीवी ने देख लिया आपने डाला था उसमें, तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है, बट अनोनिमसली आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एक कंप्लेन कर सकते हो। अच्छा, ये जो हमारा कंपनीज एक्ट है इसका लॉन्ग टाइटल क्या है और प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल क्या होता है? एसओपी, एसओपी, स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस ऑफ द एक्ट। क्या बताता है ये हमें? स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। देखो स्टूडेंट्स, मैं ट्राई तो कर ही रही हूं स्लो जाने का, आपको जब भी लगता है आप पीछे रिवाइंड करके लिख सकते हो, आपको लगता है कि मुझे लिखना है तो आप कभी भी वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। प्रियम्बल क्या होता है? एसओपी मतलब ये बताता है एक्ट का स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस। एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, एक्ट किसको अप्लाई करता है? देखो जैसे नीचे भी है ना, देखो द एक्सटेंट, ये किनको अप्लाई करता है, इसका स्कोप क्या है, ये सिर्फ कंपनीज को ही अप्लाई करेगा। तो इसका प्रियम्बल भी यही बोलता है दैट दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो क्या ये, अच्छा ये देखो पढ़ ही लेते, मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ आपको। यहाँ पर कंपनीज एक्ट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट, मतलब मुझे सब एक साथ लाने हैं प्रोविजंस, ये वर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू होम कंपनीज, इसको रेड से हाईलाइट करो। क्यों हमने इसको हाईलाइट किया है? क्योंकि प्रियम्बल हमें बताता है कि ये एक्ट का स्कोप क्या है। डज इट अप्लाई टू प्रोप्राइटरी बिजनेस? नहीं। डज इट अप्लाई टू पार्टनरशिप, एलएलपी? नहीं नहीं नहीं, इट अप्लाइज टू कंपनीज ओनली, यही इसका स्कोप है। इट ओनली अप्लाइज टू कंपनीज। कैसे पता चला?
प्रियम्बल पढ़ के। जनरली क्या होता है ना स्टूडेंट्स, किसी भी एक्ट का प्रियम्बल होता है, लॉन्ग टाइटल होता है और शॉर्ट टाइटल होता है। प्रियम्बल बताता है द पर्पस कि ये एक्ट क्यों बनी है, इंटेंशन क्या था लॉ मेकर का। लॉन्ग टाइटल वो एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता है। शॉर्ट टाइटल बोल देता है इसको हम कैसे जानेंगे, उसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा। लेकिन हमारा जो कंपनीज एक्ट है इसका कोई प्रियम्बल और लॉन्ग टाइटल अलग से नहीं है, इसका कोई अलग से लॉन्ग टाइटल नहीं है, या इसका अलग से कोई प्रियम्बल नहीं है। इसका प्रियम्बल ही इसका लॉन्ग टाइटल है, इसका लॉन्ग टाइटल ही इसका प्रियम्बल है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में कोई अलग से प्रियम्बल नहीं है, उसका लॉन्ग टाइटल ही उसका प्रियम्बल माना जाता है। शॉर्ट टाइटल तो है, वो नीचे पढ़ेंगे हम। तो प्रियम्बल बताता है कि इसका स्कोप क्या है, ये किसको अप्लाई करेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये एक्ट बना था, इसका पर्पस क्या है। एसओपी, स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस बताता है। मैं ना आपको ये सब दिखाऊंगी बेयर एक्ट में से, ये बहुत मजेदार है। एक बार का आपका एफर्ट है, फिर आप कोई भी एक्ट देख लो ना, कोई भी एक्ट देख लो, जैसे सीए फाइनल में कोई भी एक्ट देख लो, आपको बेयर एक्ट रीड करना आ जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा एफर्ट अभी हम डालेंगे। आई विल टीच यू हाउ टू रीड द एक्ट। सो दिस एक्ट वॉज टू लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर। वो हो गया ना मेरा पढ़ के। मैंने ये आपको कंटेम्प्रेरी वर्ड का मीनिंग नहीं बताया शायद। इट मेक्स अवर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस मोर कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का आप मीनिंग लिख सकते हो मॉडर्न, रेलेवेंट। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे हम, मॉडर्न या रेलेवेंट। तो बिकॉज हमने इतने सारे चेंजेस कर दिए, उसकी वजह से अब हमारा एक्ट जो है वो काफी रेलेवेंट या मॉडर्न हो चुका है अभी। इट इज एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नाउ। अच्छा, प्रियम्बल बोलता है इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनी। हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, हम अमेंड कर रहे हैं लॉज रिलेटिंग टू कंपनी। पहले था 1956 एक्ट, कितना पुराना था, अब हम उसको अमेंड करते आ रहे हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं 2013 के बाद भी, कितना अमेंड करते जा रहे हैं हर साल। इनफैक्ट उन्होंने अमेंडमेंट लाए थे, अभी भी अमेंडमेंट्स आती जा रही हैं हर साल। ठीक है, तो ये सिर्फ कंपनीज को अप्लाई करता है। अच्छा, एनैक्टमेंट की अगर हम बात करें, इट रिसीव द असेंट एंड कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन 29 अगस्त। कंसेंट कब मिला प्रेसिडेंट का, 29 अगस्त को। अभी आपको समझा कि हमने वो क्यों पढ़ा था कि एक्ट कैसे बनती है। तो पहले दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, उधर अप्रूवल होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जब अपना असेंट देते थे तब एक्ट बनती है। इसी रीजन से मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया था। तो इट रिसीव द असेंट और कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन 29 अगस्त। सिर्फ प्रेसिडेंट जी ने अपना अप्रूवल दे दिया, जनता को तो बताया ही नहीं। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कैसे की जाती है, दैट इज थ्रू द ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कब किया गया, ये मेरे लिए कीवर्ड है। इट वॉज पब्लिश्ड भी बोल सकते हो, बट नोटिफाई इज अ बेटर वर्ड। नोटिफाई किया था ऑफिशियल गैजेट में ऑन 30 अगस्त 2013। अभी ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट्स। आप पहले तो ये प्रिंट किया जाता था गवर्नमेंट की प्रेस में, लेकिन कोविड के बाद सब कुछ चेंज हो गया ना। अभी आपको आर्काइव्स मिल जाएंगे उनकी वेबसाइट पे, तो आप ऑफिशियल गैजेट की वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां पर आप सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुन सकते हो। अब देखो ना, प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देते हैं, गवर्नमेंट अपने आप ही डिसाइड कर लेती है सब कुछ, जनता को कैसे पता चलेगा। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के लिए एक छोटी सी बुकलेट है विच इज पब्लिश्ड ऑन वीकली बेसिस। सॉफ्ट कॉपीज आर ऑल्सो अवेलेबल, आर्काइव्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सब कुछ पिछले भी जितने ऑफिशियल गैजेट्स थे वो सब स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद है मैंने ये दिखाया था ना आपको, ये देखो इस तरीके से ऑफिशियल गैजेट आता है। ये देखा आपने, जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं ना, आप इंस्टीट्यूट तो अपन को वो बराबर बॉक्स कॉलम्स में डाल के देता है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल अमेंडमेंट्स देखोगे ना, वो ऐसे ही प्रिंट होते हैं, गैजेट ऑफ इंडिया, और उसमें लिखा रहता है पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। देखो इस तरीके से 2 लैंग्वेजेस में होता है, एक हिंदी में और इंग्लिश में। इस तरीके से फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये सब हमें रीड करना है, हमें पता होना चाहिए। उन्होंने अपना पब्लिश करके काम कर दिया। So it was notified in the official gazette on 30th August. Different dates were, however, applicable for different provisions. जैसे ये जो सेक्शन 1 है ना, मैं यहां पे लिख दूं आपके लिए। ये जो सेक्शन 1 है वो तो इमीडिएटली एनफोर्स हो गया था।
सेक्शन 1 क्या है वो नीचे दिया है हमने, ये सेक्शन 1 ये इमिजिएटली एनफोर्स हो गया और बाकी जो प्रोविजंस थे वो धीरे धीरे हुए थे। सेक्शन 1 इमिजिएटली हो गया था। देयर वर 98 सेक्शंस, 98 सेक्शंस जो 12 सितंबर को नोटिफाई हुए थे, एंड देयर वर अराउंड 183 सेक्शंस जो 1 अप्रैल 2014 को एनफोर्स हुए थे। ठीक है, तो ये लिख लो 98 सेक्शंस थे जो 12, मैं थोड़ा जूम कर लूं, 98 सेक्शंस 12 सितंबर को एनफोर्स हो गए थे और 183 ऐसे सेक्शंस थे जो 1 अप्रैल 2014 से एनफोर्स हुए और धीरे धीरे होते ही गए। ओके, अब तो सारे सेक्शंस एनफोर्स हो चुके हैं। ये हमारे लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। सेक्शन 1 इमिजिएटली हो गया था, 30 अगस्त को ही हो गया था। सेक्शन 1 मैं एरो ऐसे बना देती हूँ, सेक्शन 1 30 अगस्त को। 98 सेक्शंस थे जो 12 सितंबर को एनफोर्स हुए थे एंड 183 सेक्शंस जो 1 अप्रैल को एनफोर्स किए गए थे। हमारे नोट्स भी बनते जा रहे हैं, देखो मैं आपको बताऊंगी इन नोट्स को आपको कैसे यूज करना है, कैसे रिवीजन करनी है, वो अभी बताऊंगी आपको। ये जो हमारे सेक्शंस है ना, उनको हमने चैप्टर्स में डिवाइड किया। अभी जैसे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस है, उनको छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया। जैसे अभी हम भी तो वही पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी डेफिनेशन, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर में बस उसी टॉपिक से रिलेटेड सेक्शंस है। तो ठीक उसी तरह आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग, अभी सिर्फ सुन लो मेरी बात। तो उन चैप्टर्स में से उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे सेक्शंस एक साथ दिए हुए हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 ने लाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पहले स्कैटर्ड थे, अब सब प्रोविजन एक साथ है। तो मुझे अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो मुझे सारे प्रोसीजर्स मिल जाएंगे, सेक्शन 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है, 5, 6 सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 29 चैप्टर्स हैं। वैसे तो टोटल 470 सेक्शंस हैं, लेकिन सिर्फ सेक्शन 148 तक, सिर्फ 148, बस इतना ही पढ़ना है आपको, सिर्फ 148 तक इंटरमीडिएट में कवर्ड है। लेकिन हाँ, अब न्यू स्कीम में दे आर गोइंग टू इंक्रीज दैट। अब तक इंस्टीट्यूट ने कोई अनाउंसमेंट की नहीं है और हमारा तो वीडियो रेडी है, तो इसके बाद वो बढ़ा देंगे। करस्पॉन्डिंगली वी विल ऑल्सो चेंज द नोट्स फॉर दैट। अच्छा, ईच चैप्टर हैज एटलीस्ट 1 सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स क्या होते हैं भाई? आपने सेक्शन में पढ़ा है एज प्रिस्क्राइब्ड, कितनी बार लिखा होता है ना, एज एप्लीकेबल, एज प्रिस्क्राइब्ड। कहां प्रिस्क्राइब किया है भाई? रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है ना। अब रूल्स का क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो रूल्स? देखो, जब एक्ट बनी थी ना, तो उन्होंने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तो रेडी कर दिया था, डिटेल्स के साथ वो रेडी नहीं थे। तो उन्होंने बोला देखो प्राइवेट प्लेसमेंट है ना, हाँ आप कर सकते हो, रूल्स एज प्रिस्क्राइब। बाद में जाकर उन्होंने रूल्स प्रिस्क्राइब किए और एक्ट को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। रूल्स तो फटाफट चेंज हो जाते हैं, ऑल्टर हो जाते हैं। तो रूल्स में ऑल्टरेशन करना इजीली है, इसलिए काफी सारी चीजें जो हमको लगता है बाद में चेंज होती रहेंगी, वो हम लिख देते हैं रूल्स में। अच्छा, एज प्रिस्क्राइब्ड या एज इंक्रीज अ हायर नंबर एज प्रिस्क्राइब, वो जब एक्ट में लिखा होता है वो प्रिस्क्राइब के लिए हम रूल्स में आएंगे। मैम फिर फॉलो क्या करना है फाइनली बताओ? दोनों ही फॉलो करने हैं, लेकिन जब एक्ट में कुछ दिया होता है और रूल्स के थ्रू हम उसमें लिमिट्स बढ़ा देते हैं, तो रूल्स के लिमिट हम फॉलो करेंगे। जैसे स्मॉल कंपनी देख लो, सेक्शन 2 क्लॉज 85 डिफाइंस अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 lakhs और अ हायर लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹2 crore और अ हायर लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब। आप बोलोगे मैम आपने तो गलत प्रोविजंस बोल दिए, अब वो नहीं है। देखो, अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 85 जो एक्ट में दिया है वो देखोगे तो अब वहां पर अब भी 50 lakhs और 2 crores ही मिलेगा, लेकिन साइड में ये भी तो लिखा है ना, और अ हायर नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब। तो कुछ हायर नंबर अब उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, उसमें उन्होंने अमेंड किया था 2 crore 20 crore, उसमें दोबारा से अमेंडमेंट ले आए 4 crore 40 crore।
ठीक है, तो ये जो हायर नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब मेंशन किया है, ये कहां पर प्रिस्क्राइब किया होता है? रूल्स में होता है। तो हर चैप्टर का अपना रूल भी होता है, तो हमें दोनों पढ़ने में, हमको इधर भी सब पढ़ना पड़ेगा। नोट्स तो मैंने आपको प्रॉपरली बना के दिए हैं, सेक्शन और रूल्स को कंबाइन करके। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ नोट्स ही पढ़ने हैं। ओके, नाउ स्केड्यूल कितने हैं? स्केड्यूल्स ना 7 स्केड्यूल्स। अब ये स्केड्यूल का क्या यूज होता है? एक्ट में आप बहुत कुछ नहीं लिख सकते ना, जैसे फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीएसआर, उसमें ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसको सीएसआर अप्लाई कर, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, बहुत कुछ हम एक्ट में नहीं लिख सकते, तो वो इधर लिख देते हैं। जितने फॉर्मेट्स हैं, जैसे मेमोरेंडम का मॉडल क्या होगा, आर्टिकल्स का मॉडल आर्टिकल्स क्या होगा, सारे स्केड्यूल्स में आ जाता है ना वो। तो स्केड्यूल्स हैं 7, कम, ये भी कम किए हैं, पहले बहुत ज्यादा थे इन 1956 एक्ट। तो ये सारे हमारे जो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस हैं उनके बारे में है। कंपनी को डिफाइन कैसे किया है? कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो ये सेक्शन नंबर मुझे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20, उसमें कंपनी को डिफाइन किया है दैट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, अंडर दिस एक्ट, कौन सी एक्ट की बात कर रहे हैं? 2013 एक्ट की बात कर रहे हैं। एनी प्रीवियस कंपनी लॉ किसकी बात कर रहे हैं? लाइक से फॉर एग्जांपल 1956 एक्ट एंड एनी एक्ट बिफोर दैट। अच्छा, तो सुनो, मेरी जो कंपनी है ना, वो मैंने अभी इनकॉर्पोरेट की है, तो उसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। हाँ, रिलायंस, वो तो 1973 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, क्या उसको भी यही कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा, या फिर वो बोलेगी नहीं मेरे को तो 1956 एक्ट ही अप्लाई करेगा? भले ही अब इनकॉर्पोरेट हुए हो या पिछले एक्ट में, कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में, अगर कंपनी वर्ड यहां पर यूज किया जाएगा तो उनमें सारी कंपनीज आ जाएंगी। आप भले ही पहले इनकॉर्पोरेट किए गए हो, लेकिन आपको तो अपना कंपनीज एक्ट 2013 ही अप्लाई करेगा। आप ये नहीं बोल सकते मेरे लिए 1956 की प्रोविजन ज्यादा फेवरेबल है, मुझे तो वही एक्ट अप्लाई करेगा। नहीं भाई, टू ऑल द कंपनीज वेदर इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट, आपको तो कंपनीज एक्ट 2013 ही अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों आ जाएगा। तो इट मीन्स अ कंपनी का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी वर्ड हम यहां पर एक्ट में यूज करेंगे, उसमें दोनों कंपनीज आ जाएंगी, जो अब इनकॉर्पोरेट हुई है 2013 एक्ट में और जो प्रीवियस कंपनी लॉज में अगर अप्लाई हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उन्हें भी ये एक्ट अप्लाई करेगा। तो कंपनी वर्ड में दोनों आ जाएंगे। फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है? सबसे पहला फीचर तो है दैट इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि है तो वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस, है तो ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस, लेकिन मुझे इसे रजिस्टर करना पड़ता है। इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेट करना। यस, मैंने उसको रजिस्टर कर लिया, मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। इनकॉर्पोरेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है ना, इट डजंट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन। ये मेरा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए, मेरा पहला कैरेक्टरिस्टिक। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, doesn't take birth like a natural person, it has to be created by law. Since it is created by law, it comes to an end also by operation of law. It doesn't die a natural death. आपको कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है, तो it is incorporated by operation of law, it comes to an end also by operation of law. उसे वाइंड अप करना पड़ता है। Having separate entity, तो ये हो गया मेरा सेकेंड फीचर, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। सेपरेट एंटिटी है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, ये हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट वेल में। परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यूज टू डू बिजनेस टिल इट इज वाउंड अप। यही तो है परपेचुअल सक्सेशन। तो मेंबर्स के डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट हैज अ कॉमन सील इफ एनी। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 2015 के बाद अफिक्सिंग ऑफ कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी। एक अमेंडमेंट आया था जो बोलते हैं कि अफिक्सिंग ऑफ कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी। क्यों? इफ एनी, क्यों? ये मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया था, लेकिन अगर आपने मेरे से फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है तो आपको इन्फॉर्म कर देती हूं मैं कि कॉमन सील को ऑप्शनल क्यों किया गया था। अच्छा, अभी कॉमन सील क्या होती है कि इट्स लाइक अ कंपनी सिग्नेचर। ठीक है, अब
इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। पुराने जमाने में जितने भी राजा महाराजा होते थे ना, वो मोस्टली अनएजुकेटेड होते थे, इलिटरेट। क्यों? क्योंकि उनके पास स्कूल और इधर जाने का टाइम ही नहीं होता था, एजुकेशन लेने का टाइम ही नहीं होता था। वो तो जाते थे वॉर करने एकदम फ्रंट पे। तो उन्हें मोस्टली वॉर स्ट्रेटेजी सिखाई जाती थी। जैसे अकबर की ही बात कर लो, वो थे एक ब्रिलियंट किंग, लेकिन उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र से वो लड़ाई करते थे, उन्हें वो सिखाया गया था, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं सिखाया गया था। अब अगर किंग के पास कोई पेपर आया, भाई सर आपका सिग्नेचर चाहिए, तो वो क्या करते थे पता है? उनकी जो अंगूठी होती थी ना, उसको ऐसे दबा देते थे, तो उसकी वहां पर इंप्रेशन आ जाती थी। तो वही तो होती है कॉमन सील। इंप्रेशन थी, वो सील जैसी बन गई। तो जो भी डॉक्यूमेंट आता था उस पर अपनी सील ऐसे लगा देते थे। तो इतने साल तक तो कॉमन सील भी हम लगाते थे। तो अब जाके गवर्नमेंट ने बोला, क्या अभी के डायरेक्टर्स अनपढ़ है? क्या अभी के डायरेक्टर्स को लिखना पढ़ना साइन करना नहीं आता? आता है ना। तो फिर आपको ये सील की क्या जरूरत है? इट इज अ रेलिक। रेलिक मतलब इट इज अ रिमेम्बरेंस ऑफ द मेडिवियल टाइम्स। ये पुराने जमानों की बात होती है, निकालो इसको। ये एक एडिशनल आपने रिक्वायरमेंट, जब लोग साइन कर सकते हैं तो फिर आपको क्यों चाहिए वो? मैम बट वो तो कंपनी का सिग्नेचर है ना। अरे सील के साथ साथ भी आपको सिग्नेचर चाहिए था ना डायरेक्टर का। अब हमने बोला कि कॉमन सील जो है वो अगर आपकी कंपनी को रखना है रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं करते हो देन इट विल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स या फिर 1 डायरेक्टर एंड वन कंपनी सेक्रेटरी इफ द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी सेक्रेटरी है तो वो अलॉन्ग विद 1 डायरेक्टर या फिर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे अगर आपने कॉमन सील अफिक्स नहीं की है। तो कॉमन सील वॉज अ रिमाइंडर ऑफ द मेडिवियल टाइम्स। आजकल तो डायरेक्टर सब सब पढ़े लिखे हैं, तो क्यों चाहिए, इसीलिए ऑप्शनल कर दिया। लेकिन फिर भी अभी भी आपका आर्टिकल्स बता सकता है कि ऑप्शनल होने के बावजूद भी ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जहां पर हमें तो सील चाहिए, तो ऐसे आर्टिकल्स में प्रोविजंस आप डाल सकते हो। इसीलिए इफ एनी लिखा है, ऑप्शनल रखा है, पूरी तरीके से हटाया नहीं है हमने। ओके तो स्टूडेंट्स ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर। आई होप कि आपने ये सब लिख लिया होगा। मैं अब आपको सिखा देती हूँ कि इसको रिवाइज कैसे करना है। आई विल हैव टू डू दिस ओनली फॉर द फर्स्ट 1 or 2 वीडियोस, बाद में तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। इसको रिवाइज कैसे करेंगे? व्हाट इज द नीड? अभी ये एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने इतने अच्छे से नोट्स लिखे हैं तो देख लेते कि इसकी रिविजन कैसे करते हैं। नीड क्या था? बिकॉज इट वॉज इंडिस्पेंसिबल, द चेंज वॉज अनअवॉइडेबल ड्यू टू, मैं हाईलाइट करती जाऊं, द चेंज वॉज unavoidable due to national, international, economic environment and it was also necessary for growth and expansion of the economy. कीवर्ड्स अगर मैंने याद कर लिए, आजू बाजू का सेंटेंस तो हम एग्जाम में बना ही सकते हैं ना। अब देखो एग्जाम में कितने फटाफट हो जाएगा ना अपना। चेंज इन अनअवॉइडेबल था, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया था। इट वाज नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी। ओके, क्यों आया कंपनीज एक्ट? टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू सिंप्लीफाई द रेगुलेशंस, strengthen the interest of minority investors and to legislate the role of whistleblowers। तो 4 चीजें हैं, ये 4 पॉइंट्स मुझे याद करनी है। ये भी फिनिश हो गया। इट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो कंसोलिडेट, अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, ये 3 मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर। ये इट रिसीव द असेंट, अगर आपको रिवाइज करना है, असेंट मिला था 29 अगस्त को। इट वॉज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 30 अगस्त। बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे सेक्शन 1 इमीडिएटली आ गया था, फिर 98 सेक्शंस थे जो 12 सितंबर को आए थे, 183 सेक्शंस थे जो 1 अप्रैल 2014 को एनफोर्स किए गए थे, 29 चैप्टर्स हैं, 470 इसमें सेक्शंस हैं, 7 स्केड्यूल्स हैं, हर चैप्टर का उसके साथ में रूल होगा। सेक्शन 20 defines the company, the word company. Company means a company which is incorporated under this act or any previous company law. मेरी डेफिनेशन भी यहाँ पर याद हो गई, मेरा सेक्शन भी इधर हाईलाइट हो गया, याद हो गया। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ बट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट एंटिटी एंड कॉमन सील। 2 मिनट में मेरा पूरा ये रिवाइज करके हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट किया है, मार्किंग की है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट्स यही मेथड फॉलो करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो कि मैं स्क्रीन थोड़ी बढ़ा दूं, क्योंकि मुझे हमेशा यही डर लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो मोबाइल पे देख रहे हैं उनको ये सब कुछ अच्छे से दिखना चाहिए। तो मेरा हमेशा यही एम रहता है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, और हम इतना कुछ एफर्ट डाल के लिख रहे हैं। तो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन हम लेकर आए यहाँ पर,
बट आई होप अभी आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि बेयर एक्ट में वो कैसे दिखता है, और हमें उसको पता होना चाहिए, बिकॉज सीए फाइनल में जाके आप बेयर एक्ट रिफर करने वाले हो, तो उसकी रीडिंग आपको आनी चाहिए। तो फटाफट वो भी देख लेते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, मैं जनरली ये वेबसाइट प्रेफर करती हूँ फॉर द बेयर एक्ट रूल्स। यहाँ पर मुझे सब कुछ एक साथ मिल जाता है। वेबसाइट है CA2013.com। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर उन्होंने कंपनीज एक्ट, आईबी कोड, सेबी, ऐसे सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। कंपनीज एक्ट पे जब हम जाएंगे तो उसमें कंपनीज एक्ट का जो बेयर एक्ट है जिसमें सारे सेक्शंस हैं, रूल्स, स्केड्यूल्स, वो सारे आपको लाइन से मिल जाएंगे। तो मैं अब क्लिक करती हूँ कंपनीज एक्ट 2013 पे। तो ये देखो, ये है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, इसकी चैप्टर लिस्ट है। मैंने आपको बताया था दैट द कंपनीज एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस हमारे टोटल है 470 सेक्शंस। तो यहां पर सेक्शन 470 तक ये हमारा लास्ट सेक्शन है। अब जब आप कोई भी चैप्टर पे क्लिक करते हो, जैसे हम प्रिलिमिनरी पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर सेक्शन 1 और 2 डिस्कस किया गया है। सेक्शन 1 बेसिकली बताता है कि व्हाट इज द एक्सटेंट, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। और सेक्शन 2 डेफिनेशंस का सेक्शन है। तो प्रिलिमिनरी पे हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 डेफिनेशंस। तो अगर आप देखोगे तो सारे क्लॉजेस आपको लाइन से यहां पर मिलेंगे। ये सारी डेफिनेशंस हैं। आप कोई भी एक डेफिनेशन पे क्लिक करो तो वो डेफिनेशन ओपन हो जाएगी। तो जैसे मैं सेक्शन 2 क्लॉज 1 पे आती हूं, अब्रिज प्रॉस्पेक्टस, तो उसकी डेफिनेशन मुझे यहां पर पढ़ने मिलेगी। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज गिवन इन द बेयर एक्ट। सिमिलरली यहां पर जब आप कोई भी क्लॉज पे क्लिक करोगे तो उसकी डेफिनेशन मिलेगी। चलो दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक यहां पर कवर्ड है। तो उस पर अगर हम क्लिक करते हैं वो चैप्टर पे, तो सारे सेक्शंस देखो यहां पर लाइन से उन्होंने लिस्ट दी हुई है। तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है जब आपको बेयर एक्ट समझना होता है, जब आपको एक लिस्ट ऑफ सेक्शंस देखना है, या फिर आपको रूल्स रिफर करने हैं, स्केड्यूल्स देखने हैं। तो इधर हम क्लिक करते हैं सेक्शन 3 पे। तो ये हो गया मेरा सेक्शन 3, सब सेक्शन 1, 2, 3A। ये अमेंडमेंट थी इसीलिए उन्होंने प्रॉपरली हाईलाइट किया। तो मुझे ये बहुत पसंद है वेबसाइट। जब भी बेयर एक्ट रेफर करनी होती है आई रेफर दिस ओनली। प्रोवाइजो देखो उन्होंने रेड में हाईलाइट किया, तो दीज आर प्रोवाइजोस, ये एक्सेप्शंस हैं। अब यहां पर आप अगर राइट साइड में देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि ये जो सेक्शन है इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन 1 था वो तो इमीडिएटली एनफोर्स हो गया था। तो देखो सेक्शन 1 देख लेते हैं। सेक्शन 1 यहां पर इन्होंने कुछ लिखा तो नहीं है जैसे उधर लिखा था, तो बट सेक्शन 1 वाज एनफोर्स्ड इमीडिएटली। उसके बाद बाकी जितने भी सेक्शन थे मोस्ट ऑफ देम वर एनफोर्स्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। यहां पर देखो ये 3rd चैप्टर है, ये इफेक्टिव था 12 सितंबर। ये भी डेट मैंने आपको बताई थी कि देयर वर 98 ऐसे टोटल सेक्शंस थे जो 12 सितंबर को एनफोर्स किए गए थे। तो राइट में देखो इफेक्टिव फ्रॉम 12 सितंबर। तो हमने पढ़ा था कि 98 सेक्शंस 12 सितंबर से एनफोर्स किए गए थे, 183 सेक्शंस 1 अप्रैल से एनफोर्स किए गए थे। तो उन्होंने लिखा है देखो इफेक्टिव डेट यहां पर राइट में भी लिखी हुई है। सो दिस इज द बेयर एक्ट। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है। तो अब अगर हमें कभी लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है या इसमें कुछ एम्बिग्विटी आ सकती है, तो वो एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं वहीं पे। अब रूल्स की तरफ चलते हैं। चलो, तो कंपनीज एक्ट में जो रूल्स हैं हमने डिस्कस किया था कि हर चैप्टर में एटलीस्ट 1 सेट ऑफ रूल है। तो चैप्टर 1 जो है जहां पर डेफिनेशंस दी गई हैं उसी से रिलेटेड कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स 2014। अरे आपको याद है सेक्शन 2 क्लॉज 85 जब हमने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी फाउंडेशन में, तो तब भी मैंने आपको बताया था कि कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स में दिया। चलो क्या लिखा है देख लेते हैं।
तो इधर डेफिनेशंस दी हुई हैं, इधर सब रूल 2 में आ जाते हैं, यहां सारी डेफिनेशंस हैं। ये रहा हमारा सब क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है पहले आपने फाउंडेशन में पढ़ा था 2 करोड़ 20 करोड़, उसमें अभी बहुत ही रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, 4 करोड़ 40 करोड़ हो गया है। तो एक्ट में अब भी आपको लिमिट मिलेगी 50 लाख और 2 करोड़ की, लेकिन एज प्रिस्क्राइब हायर नंबर एज प्रिस्क्राइब लिखा था, तो कहां प्रिस्क्राइब किया? रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया। तो रूल्स में अभी उसको प्रिस्क्राइब किया है कि 4 करोड़ एंड 40 करोड़। देखो यहाँ पर उन्होंने उसके ऊपर वाला सेंटेंस कैंसिल किया है, क्योंकि वो प्रीवियस लिमिट्स थे, अब वो रिसेंटली अमेंड हुए हैं, तो ये लिखा जाता है यहां पर इन द रूल्स। तो हर चैप्टर के रिस्पेक्टिव रूल्स हैं। चलो एक और रूल देख लेते हैं। सेकेंड चैप्टर जो था इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड था, तो ये देखो चैप्टर, अच्छा चैप्टर 1 में 2 रूल्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट 1 रूल होता है ना, यहाँ पे 2 रूल्स हैं। चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड था, तो उस चैप्टर का ये रहा कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो उस रूल में इतने सारे सब रूल्स हैं, सॉरी रूल्स हैं ये। तो चैप्टर 2 का जो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स है, उसमें रूल 1, रूल 2, रूल 3, उसके अंदर सब रूल्स मिलेंगे आपको। तो ये रहा रूल 3। रूल 3 बात करता है 1% कंपनी की, उसके अंदर सब रूल्स आ जाते हैं, सब रूल 1, 2, 3। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन का रूल 4 नॉमिनेशन, रूल 5 पेनल्टी, रूल 6 ओपीसी कैन कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये सारी डिटेल्स दी गई हैं रूल्स में। चलो, तो इस तरीके से हर चैप्टर के बहुत सारे रूल्स हैं। तो देखो यहां पर 29 चैप्टर्स हैं हमारे, राइट? तो उसमें 29th चैप्टर के यहां पर आपको 2 रूल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे रूल्स भी मिलेंगे। अच्छा, स्केड्यूल भी देख लेते हैं। तो कंपनीज एक्ट में स्केड्यूल्स भी आएंगे। तो ये रहे मेरे 7 स्केड्यूल्स हैं कंपनीज एक्ट में, तो ये रहे मेरे 7 स्केड्यूल्स की लिस्ट। तो स्केड्यूल 1 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का आपको फॉर्मेट बताता है, ये देखो। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कैसे होना चाहिए, किसी को अगर डाउट है, मुझे नहीं पता मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कैसे फ्रेम करते, क्योंकि ये मेरे मॉडल मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं। ये देखो, आपको दिया हुआ है पूरा फॉर्मेट, बस आप इस फॉर्मेट के हिसाब से अपना मेमोरेंडम बना सकते हो। और भी देखते हैं, चलो। तो ये रहा मेरा फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड, अच्छा बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, सेक्शन 129। तो ये रहा मेरा बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट। ये बाद में हम पढ़ेंगे शेड्यूल 7 सीएसआर सेक्शन 135। ये क्या बोलता है, शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज दी हैं विच क्वालिफाई एज सीएसआर। तो ये रही वो एक्टिविटीज जहां पर सीएसआर स्पेंडिंग कर सकते हो, इन एरियाज में आप सीएसआर स्पेंडिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन हम एक्ट में नहीं लिख पाते, वो इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं स्केड्यूल्स में। तो अभी आपको समझ में आया, कंपनीज एक्ट में देखा हमने, चैप्टर देखे, सेक्शंस देखे, हर चैप्टर का एक मिनिमम रूल रहेगा, एंड देर आर 7 स्केड्यूल्स इन द कंपनीज एक्ट। तो ये था बेयर एक्ट। वेबसाइट का नाम मैंने बताया आपको ca2013.com। आप भी इस पे कभी भी विजिट कर सकते हो, जब आपको कोई भी सेक्शन का सेक्शन पढ़ना है, आपको देखना है कि एग्जैक्टली वो सेक्शन में क्या लिखा है, तो यू कैन गो एंड रेफर दिस वेबसाइट।